नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 18 सितंबर 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो सारी जानकारी आपको हमेशा की तरह विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अच्छा, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन आपसे अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, यहाँ पर है राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि विश्व हिंदी दिवस से पहले यानी कि 10 जनवरी से पहले जो तिथि आती है 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस साल यानी 2023 की बात करें तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया वो मध्य प्रदेश के इंदौर में सेलिब्रेट किया गया और मुख्य अतिथि के तौर पर गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली इसमें शामिल हुए थे। ये सारी बातें ध्यान रखना है। और इस सीरीज की बात करें, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं और इस सीरीज के वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे ये चैनल जो है ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। इसके माध्यम से आप बिहार में आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आप उसे जरूर देखेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स की तलाश में हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे महीने का आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां पर जाइए, सारे वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका 30 सितंबर को आयोजित होना है, इसको लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। हालांकि बीपीएससी वाले कोर्स में हम आपको ऑलरेडी पहले से ही दे रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात करें तो वो भी मतलब कोई छात्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप लोगों के डिमांड पे इसकी शुरुआत हो चुकी है। 40 टेस्ट की ये श्रृंखला है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट है। ये आपको ऑनलाइन मोड में मिलेगा, ये केवल हिंदी में उपलब्ध है और टेस्ट में जितने भी प्रश्न होंगे सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। ये 40 टेस्ट महज आपको 40 रुपए मिल रहा है, पर टेस्ट 1 रुपया यहाँ से आपको चार्ज लिया जा रहा है। इसका शेड्यूल भी हमने जारी कर दिया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक दिन आपका 3 सेट होगा, 6 से 8 बजे सुबह, 3 से 5 बजे शाम में और फिर 9 से 11 बजे रात्रि में। आप अभी के समय में खास करके एग्जाम जो नजदीक है, नई चीजों को पढ़ने से बचें। जितना मॉक टेस्ट देंगे वो आपकी तैयारी का उतनी अच्छी तरीके से मूल्यांकन करेगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर है। अच्छा, जो सेट यहाँ पर आपका छूट चुका है, इसकी खास विशेषता यह भी है कि बाद में भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी एक विशेषता यह भी है कि अनलिमिटेड बार आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हजारों छात्रों के बीच अपनी तैयारी का यहाँ पर आप सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। तो ये जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए है। आप चाहें तो इसको एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं और सारी जानकारी इस टेस्ट के बारे में ऊपर यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी का जो प्रॉपर कोर्स है जिसमें ये तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाती है, सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जी के करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज वगैरह, वो ये वाला कोर्स है। इस वाले कोर्स में भी वो टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। जो छात्र इसको परचेज कर चुके हैं तो वो 40 टेस्ट के बारे में जो अभी हमने जानकारी दिया उसे परचेज करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। चलिए, यही कोर्स के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। यही कोर्स आपका 70वीं बीपीएससी एग्जाम में तब्दील होगा जब ये एग्जाम 69 वाला आयोजित हो जाएगा, यानी कि यही कोर्स अपग्रेड होकर 70वीं में तब्दील हो जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे हम आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को निम्न में से कहां अपनी पत्नी के नाम पर मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि बख्तियारपुर। हालांकि इस विद्यालय की स्थापना पहले से ही हो चुकी थी, यानी पहले ही स्थापित हो चुका था। ये भवन जो था इस विद्यालय में काफी जर्जर हो गया था, तो पुनर्निर्मित किया गया इस विद्यालय को, यानी कि इसका पुनर्विकास किया गया है, जिसके बाद अभी हाल ही में नए भवन का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और इसका नाम परिवर्तित करते हुए वो अपनी पत्नी के नाम पर रखे, जिनका नाम इस मतलब विद्यालय का जो दिया गया है वो मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाम दिया गया है। अच्छा, इसके बारे में चीजों को विस्तार से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को बख्तियारपुर पटना में, यानी कि पटना जिला का एक स्थान है बख्तियारपुर, तो यहाँ पर मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है।
इसमें अगला पॉइंट है कि इस विद्यालय का नाम पहले प्रोजेक्ट परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय था, जिसका निर्माण 1 मई 1980 को हुआ था। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो मकान है, ये काफ़ी यानी कि जो विद्यालय है, इसमें जो मकान थे, वो काफ़ी जर्जर हो गए थे। जिसके बाद इसका पुनर्विकास किया गया और 4 मंजिला भवन बनाया गया और इस भवन में लिफ्ट आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। तो नए भवन का उद्घाटन करते हुए इसका नामकरण किया गया। इसमें मंजू सिन्हा नाम जोड़ा गया, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। हालांकि एक जानकारी यहाँ पर यह भी है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिए कि इस स्कूल के निर्माण में 11 करोड़ रुपए की लागत आई है। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो उद्घाटन किया गया है इस विद्यालय का, तो ऐसे में एक जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है कि हाल ही में 23 अगस्त 2023 को नीतीश कुमार ने पटना के कुम्हरार में, पटना में एक स्थान है कुम्हरार, तो यहाँ पर भारत के सबसे बड़े परीक्षा परिसर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया था। कब किया था? तो 23 अगस्त 2023 को। आप यहाँ पर बापू परीक्षा परिसर को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ये पटना के कुम्हरार में स्थापित किया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, हमने अभी आपको बताया कि 23 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। ये वही तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था, 23 अगस्त 2023 को। अच्छा, चंद्रयान 3 की बात हुई तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को। अच्छा, 14 जुलाई 2023 वही तिथि है जिस तिथि को पटना में प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव आयोजित हुआ था। आपको ध्यान होगा। अच्छा, यहाँ पर किन्नर की बात हो गई है तो किन्नर के बारे में ये ध्यान रखिए कि किसी किन्नर के नाम पर यानी कि ट्रांसजेंडर के नाम पर बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने वाला पहला जो राज्य है भारत का, वो कौन सा है? तो वो है राजस्थान। इस तरह से चेन बना के चीजों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बख्तियारपुर के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि बख्तियारपुर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, अभी तो आप जाने कि बख्तियारपुर पटना जिले के अंतर्गत आता है। तो पटना जो जिला है वो आपको ध्यान रखना है, बिहार में एक 38 जिलों में से एक जिला भी है, यानी कि प्रमंडल भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पटना एक प्रमंडल भी है और एक जिला भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि बख्तियारपुर जो है वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसको याद रखने का हमने एक आसान सा आपको ट्रिक बताया था। ये बहुत आसान सा ट्रिक है। पूर्णिया को नहीं बल्कि पूसा को मुंबा दंपति। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मू से मुंगेर, भा से भागलपुर, द से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से त्रिपुर। पूसा को मुंबा दंपति। एक छोटा सा ट्रिक है, इसे याद रखेंगे तो इन जिलों का नाम आप आसानी से याद रख पाएंगे। अच्छा, वहीं पर एक उदाहरण के तौर पर एक ट्रिक ये भी है, जैसे कि पूर्णिया जिला की बात हो रही है तो पूर्णिया जिला में कितने, मतलब पूर्णिया प्रमंडल की यहाँ पर बात हो रही है तो पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है अकीपुक। अकीपुक यानी कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। वैसे ही सारण प्रमंडल का ट्रिक है सासिगो, यानी कि सारण, सिवान, गोपालगंज। इसी प्रकार से एक ट्रिक है, आप लोग भी बना के इसे याद रख सकते हैं। आपको ये जिलों का नाम, प्रमंडल का नाम याद रखने में काफी आसानी हो। फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 26 है। अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर की बात करें तो ये आंकड़ा जो है, ये जो दर्शाता है वो 26 है। पूछा गया कि बताएं कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है। ये नवीनतम रिपोर्ट है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिहार में जो ये दर है वो है 29, यानी कि ये राष्ट्रीय औसत से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अधिक है। ये बातें यहाँ पर आपको नोट करना है। अच्छा, अगले पॉइंट में, अभी पहले पॉइंट में हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 26 है, वहीं पर बिहार में यह दर जो है ये 29 है। ये ध्यान रखिएगा। एक चौंकाने वाला रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट मतलब एक चौंकाने वाला आंकड़ा इस रिपोर्ट में आया है, वो देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो पूर्णिया जिला है, इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है, ये दोनों जिलों में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अच्छा, पूर्णिया जिले के बारे में जो मीडिया में बातें चल रही है, पूर्णिया जिले में जो शिशु मृत्यु दर है वो 120 है। ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि प्रत्येक 1000 बच्चों पर औसतन 120 बच्चों की पूर्णिया में मौत हो जाती है। ये भारत में दो ही ऐसे जिले हैं जो रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, एक तो है बिहार का पूर्णिया जिला, दूसरा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, जहां पर शिशु मृत्यु दर वो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है, बहुत अधिक है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको मैं ये दे दूं, जो चर्चा यहाँ पर हुई शिशु मृत्यु दर की, आखिर ये होता क्या है, हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं?
तो प्रति 1000 बच्चों पर जो मौत होती है, जो आंकड़ा होता है, उसे ही शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि इसी तरह का एक जानकारी और भी है, लिंगानुपात। जैसे हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इस तरह से हम लिंगानुपात को परिभाषित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, लिंगानुपात की यहाँ पर बात हुई है तो आपके एग्जाम में जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम 30 सितंबर को आयोजित होना है, वहां पर 2011 के जनगणना से ही संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। थोड़ा सा टाइम निकालकर आप 2011 का जनगणना को अवश्य पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न आंखों देखा है यहां से रखा हुआ, निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो यहाँ पर उसी से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, लिंगानुपात की चर्चा हुई है तो 2 पॉइंट को हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो गोपालगंज का। आंकड़ों के आधार पर 1021 यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या रही वो 1021 रही, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज है। अच्छा, गोपालगंज की यहाँ पर बात हुई तो अभी हाल ही में थावे महोत्सव या फिर थावे फेस्टिवल गोपालगंज में ही आयोजित हुआ था। अब न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो ये मुंगेर में, आपको ध्यान रखना है आंकड़ों के आधार पर 876 यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है मुंगेर में वो है 876, 2011 की जनगणना के नवीनतम डेटा के आधार पर। जब तक 2021 वाला जनगणना नहीं हो जाता, देखिए यहाँ पर बात ये भी है कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना होती है तो 2021 में होना था, यानी कि इसमें देरी हुई कोरोना संक्रमण की वजह से। अब ये देरी होगी, जनगणना हो संपन्न होगा, उसका आंकड़ा आएगा तो बहुत समय लगेगा। फिलहाल आपके एग्जाम में 2011 के जनगणना से ही संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं, तो यहां से आपको इतनी सारी बातें ध्यान रखना है। अब हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में फुटबॉल के विकास के लिए ला लीगा फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया। ये स्पेन मैड्रिड का एक फुटबॉल क्लब है ला लीगा, इसके साथ अभी हाल ही में समझौता किया है पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल ने। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा फुटबॉल क्लब के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो अभी हाल ही में स्पेन की दौरे पर है, उसी चीज का जिक्र यहाँ पर किया गया। इस दौरे के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि स्पेन के मैड्रिड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ला लीगा के अध्यक्ष जेवियर टेबस के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसका एक उद्देश्य यह है कि बांग्लादेश में फुटबॉल के प्रति लोगों को उजागर करना और इसका विकास करना ही इसका एक मूल उद्देश्य है। अच्छा, फुटबॉल की यहाँ पर बात हुई है, ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड को आधुनिक फुटबॉल का जनक कहा जाता है और फुटबॉल खेल में जो 2 टीमें होती हैं, क्रिकेट की तरह इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं दोनों पक्ष में। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, फुटबॉल की यहाँ पर बात हुई तो फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है वो है फीफा। फीफा के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने आपको दिया है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सैफ के बारे में, यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। ये जानकारी अभी इसी वीक हमने आपको दिया था कि भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया और ये 5वीं बार है जब अंडर 16 भारतीय टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है, 5वीं बार। अच्छा, श्रेणी 1 प्रतियोगिता की बात करें सैफ के अंतर्गत तो भारत ने कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार ये सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, वो जिक्र यहाँ पर है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इस सीरीज की यही विशेषता है कि हम जो चीजें आपको दे रहे हैं उसके प्रति हमारी पूरी निष्ठा है। हमारा ये कभी उद्देश्य नहीं रहा कि चीजों को हम बेहतर तरीके से नहीं बताएं, बल्कि हम ये हमेशा सोचते हैं कि चीजें हम जितना डीपली आपको समझा सके वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर आपको यहाँ से हेल्प हो। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि बिहार में जो भी बच्चे बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं उसके जवान पे बीपीएससी मेकर नाम अवश्य होना चाहिए। इस दिशा में हम कार्यरत हैं और चीजें आपको बेहतर तरीके से एकदम से निःशुल्क यूट्यूब पे उपलब्ध करा रहे हैं। और अगर आपको लगे कि हमारा ये प्रयास आपके लिए कारगर है, एग्जाम में आपकी यहाँ से हेल्प हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अच्छा, चलिए यहाँ पर हम फुटबॉल की बात कर रहे थे तो अभी हाल ही में फीफा विश्व कप जो महिला कैटेगरी था, यानी कि फीफा महिला विश्व कप की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में ये संपन्न हुआ, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। ये इसका 9वां संस्करण था। मेजबान देश की बात करें तो मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। स्पेन इसका विजेता रहा जो कि पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया। किसे हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर, यानी कि इंग्लैंड इसका उप विजेता रहा। अच्छा, गोल्डन बूट का जो अवार्ड मिला सर्वाधिक गोल के लिए, आपको ध्यान रखना है कि हिनाता
मियाजावा को मिला, जो कि जापान के हैं। इन्होंने 5 गोल किया था। गोल्डन बॉल का जो अवार्ड मिलता है ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, तो एताना बोनाटी जो कि स्पेन की है, इन्हें दिया गया। गोल्डन ग्लव का जो पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दिया जाता है, और ये मैरी अप्स जो कि इंग्लैंड के, उन्हें दिया गया। तो ये तो रही फीफा महिला विश्व कप 2023 के बारे में। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें पुरुष वर्ग की, यानी कि फीफा विश्व कप के अंतर्गत हम देखें पुरुष वर्ग की बात करें, तो वो यहाँ पर आपके समक्ष है। तो 2022 में जो इसका जो आयोजन था, यानी कि जो इसका मेजबान देश था, वो था कतर। इस खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच जो मुकाबला हुआ, उसमें अर्जेंटीना चैंपियन बना था 36 साल के बाद। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दे दिया, इसीलिए यहाँ पर हम फास्ट चीजों को निकाल रहे हैं। अच्छा, अर्जेंटीना अब तक ये 3 बार वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुका है। इससे पहले 1978 और फिर 1986 में, और अभी हाल ही में 2022 में। तो फीफा विश्व कप का खिताब अर्जेंटीना 3 बार जीता है, और अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ 2022 वाला संस्करण, फ्रांस को हराकर इसने अपने नाम किया है। अच्छा, फीफा विश्व कप 2022 का जो ऑफिशियल मस्टर्ड था, ये था लाइव। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1930 में, और पिछला संस्करण जो था 2022 से पिछला 2018 वाला, इसमें फ्रांस विजेता था और उप विजेता था रूस। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अंडर 19 फीफा विश्व कप की, जो कि अर्जेंटीना में आयोजित हुआ, तो आपको ध्यान रखना अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर ये पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया। यानी कि उरुग्वे ये अंडर 20 फीफा विश्व कप खिताब पहली बार अपने नाम किया है। ये इसका 23वां संस्करण था, ये ध्यान रखना है। पिछले संस्करण की बात करें, जो 22वां संस्करण था, ये मेजबान देश था पोलैंड, और यूक्रेन इसका विजेता था, उप विजेता था दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये सारी बातें। यहाँ पर कुछ और भी है, जैसे कि शीर्ष देश की बात करें जो सर्वाधिक बार इस खिताब को अपने नाम किया है अंडर 20 वर्ग में, तो 6 बार अर्जेंटीना, 5 बार ब्राजील ने अपने नाम किया है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। फीफा अंडर 20 विश्व कप एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन हाल ही में किनके द्वारा किया गया। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज आप कर सकते हैं। अध्यक्षता नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ पर पूछा गया कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। तो राइट जो आंसर होगा ये होगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, हाल ही में 12 सितंबर 2023 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। देखिए, 2 प्रश्न यहाँ पर है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, इनके द्वारा, और अध्यक्षता जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, इनके द्वारा किया गया। अच्छा, इस समारोह की बात करें जो भी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ या फिर जो आयोजन हुआ, तो इस समारोह में विभिन्न श्रेणियों में 26 पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार किसानों और संगठनों को प्रदान किया गया। और इसके अतिरिक्त यानी कि साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने प्लांट अथॉरिटी भवन का उद्घाटन भी किया। साथ ही पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। तो ये सारी बातें यहाँ से फिलहाल ध्यान रखिए, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनना स्वाभाविक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इन सब के अतिरिक्त एक शब्द का प्रयोग किया गया, पादप। ये पादप क्या होता है, आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़े होंगे। पादप का जो अच्छा उदाहरण है, अगर आप इसे ऐसे समझेंगे, जितने भी वनस्पति हैं वो पादप हैं। तो आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। पादप के बारे में आप लोग विस्तार से जानते भी होंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आपको नहीं बताने वाले हैं, इसे स्किप करते हुए चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू की यहाँ पर हमने चर्चा किया था, तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में चीजों को हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई थी। वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तथा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। देखिए, आदिवासी महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो आदिवासी समुदाय से यह राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें महिला राष्ट्रपति की, तो 12वीं राष्ट्रपति थी कौन, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। इसी का जिक्र यहाँ पर किया गया कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली राष्ट्रपति बनी थी, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। अच्छा, इनके करियर की बात करें तो प्रारंभ में ये एक स्कूल शिक्षिका थे। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इनकी जब स्टोरी आप पढ़ेंगे, जब इनकी जीवनी पढ़ेंगे, ये बहुत दर्दनाक है। इनका जो परिवार है, मतलब जो परिवार था, पूरी तरह से बिखर चुका था। इनके पति का देहांत हो गया, जो इनके पुत्र थे वो भी डेथ कर गए। मतलब इनका जो जीवन है एक प्रकार से बहुत कष्ट में गुजरा है। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे इंटरनेट पे,
तो आपका दिल जो है वो एकदम से रो पड़ेगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि कौन सी कंपनी या फिर कौन सी, देखिए यहाँ पर एक चीज शायद यहाँ पर, अच्छा हाँ, प्रश्न ठीक है, मैं सोचा थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है। तो ये प्रश्न है कि कौन सी कंपनी सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इन्फोसिस। इसके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं विस्तार से। दुनिया की मशहूर मैगजीन जो कि टाइम मैगजीन है, तो वर्ष 2023 के लिए दुनिया की बेस्ट 100 कंपनियों की सूची जारी की है और इस सूची में केवल एक ही भारतीय कंपनी इन्फोसिस को टॉप 100 में स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इन्फोसिस की बात करें जो कि भारत की एकमात्र कंपनी है जो कि दुनिया की टॉप 100 टाइम की सूची में शामिल किया गया है, टाइम मैगजीन की सूची में शामिल किया गया है। तो इन्फोसिस को 100 में से 88.38 के समग्र स्कोर के साथ 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो आंकड़े यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बीपीएससी एग्जाम में अब डीपली प्रश्न पूछा जाता है, तो ये छोटे-छोटे आंकड़े भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा खबरों में है, तो हो सकता है पूछे जा सकते हैं। इन्फोसिस को 64वां स्थान मिला 88.38 स्कोर के साथ। अच्छा, यहाँ पर टॉप 3 कंपनियों की बात करें टाइम मैगजीन के आधार पर जो टॉप 100 की सूची जारी की गई, तो इसमें जो टॉप 3 कंपनी है उसमें माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर एप्पल और तीसरे स्थान की बात करें तो अल्फाबेट। अच्छा, अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट जो है ये गूगल की मूल संस्था है, यानी कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है और अल्फाबेट के जो सीईओ हैं वो कौन है, तो वह है सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के हैं। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर जो टाइम 100 सूची की बात हुई यानी कि टाइम मैगजीन की बात हुई, तो ऐसे में एक जानकारी बिहार के संदर्भ में हमने आपको दिया था। इसकी अलग कैटेगरी में एक जो टाइम 100 शख्सियतों की सूची जारी की गई थी, यानी कि टाइम 100 पर्सनालिटीज की जो सूची जारी की गई थी इस मैगजीन के आधार पर, तो इसमें पटना बिहार के सयस कपूर को शामिल किया था। आप यहाँ पर ये टाइम मैगजीन की जो 100 जो कर सकते हैं शख्सियत की सूची जारी की गई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पटना के सयस कपूर को शामिल किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर काम करने के लिए। आपको ये ध्यान रखना, ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। हालांकि यहाँ पर टाइम मैगजीन की बात हुई है, तो कुछ चीजें और भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हालांकि ये जानकारी हमने पहले भी आपको दिया है। भारतीय शख्स जिन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर फीचर किया गया, शामिल किया गया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले शख्स थे महात्मा गांधी, 1931 में इन्हें शामिल किया गया था, फिर 1947 और 1997 में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे शख्स थे जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि सर्वाधिक बार इन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर फीचर किया गया था। इसके अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐश्वर्या राय बच्चन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर और नरेंद्र मोदी। पिछली बार 2019 में, नरेंद्र मोदी को अब तक 3 बार इसमें शामिल किया गया है, पिछली बार 2019 में। ये चीजें नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, ये भी टाइम मैगजीन से ही संबंधित है कि टाइम्स 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड सूची में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर हाल ही में कौन बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। राइट आंसर होगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर शेपिंग द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया और इसके साथ ही वे इस सूची में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई, यानी कि भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो आपको ध्यान रखना है हरमनप्रीत कौर। हालांकि हरमनप्रीत कौर के अतिरिक्त इस सूची में भारत की नंदिता वेंकटेशन और वीनू डैनियल को भी शामिल किया गया था। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भारत की 3 महिला को इसमें शामिल किया गया, लेकिन क्रिकेटर के दृष्टिकोण से देखें तो ये पहले क्रिकेटर बनी हरमनप्रीत कौर इस सूची में शामिल होने वाली। अच्छा, यहाँ पर हरमनप्रीत कौर की बात हुई तो अभी हाल ही में मार्च महीने में, मार्च 2023 में WPL यानी कि विमेन्स प्रीमियर लीग आयोजित हुआ था। ये इसका पहला संस्करण था जो कि मुंबई इंडियंस के कप्तान है हरमनप्रीत कौर, और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, यानी कि मुंबई इंडियंस ने इनकी कप्तानी में, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये पहले सीजन का खिताब अपने नाम किया। लेकिन वहीं पर इंडियन प्रीमियर लीग मेंस कैटेगरी की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना इसका 16वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ था और चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार इसका विजेता बना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह भी है कि 5 बार एक और टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया, वो है मुंबई इंडियंस, जो कि पहली बार 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया।
तो क्रिकेट से संबंधित कुछ जानकारी है, जैसे कि आईपीएल 2023 जो आयोजित हुआ, ये इसका 16वां संस्करण था। विजेता चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार और उप विजेता गुजरात टाइटंस। डब्ल्यूपीएल ये इसका पहला संस्करण था, यानी कि विमेन्स प्रीमियर लीग। मुंबई इंडियंस विजेता रहा, उप विजेता रहा दिल्ली कैपिटल्स। आईसीसी टी20 विश्व कप की बात करें तो ये इसका 8वां संस्करण था। मेजबान था इसका ऑस्ट्रेलिया, विजेता बना इंग्लैंड दूसरी बार, और पाकिस्तान को हराकर इस खिताब को इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर महिला कैटेगरी में आईसीसी टी20 विश्व कप की बात करें तो ये भी इसका 8वां संस्करण था। मेजबान दक्षिण अफ्रीका, और इस खिताब को छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। किसे हराकर? तो मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को अपने नाम किया। ये क्रिकेट से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान रखिए, इसमें कुछ अपडेट होंगी तो वो हम आपको अवश्य यहाँ पर देंगे। ठीक है, फिलहाल चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की? देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये विकल्प नंबर बी, यानी कि इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। इसके बारे में आपको जानकर दे दूं कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि नामक योजना की शुरुआत हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। अच्छा, इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य राज्य में माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत किया गया है। इसका नाम है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। हालांकि इसके अतिरिक्त एक योजना और भी शुरू किया गया, पद पुष्टि योजना की भी शुरुआत यहाँ पर की गई, जिसके तहत 15 से 19 वर्ग की आयु वर्ग की लड़कियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा। जिस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इस योजना की शुरुआत की गई। अच्छा, उड़ीसा की यहाँ पर बात हुई है, और आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए समर्पित पोषण बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है। देखिए, यहाँ पर पोषण की बात हुई तो इस लिहाज से हमने इस वाले पॉइंट को शामिल किया है। ये पहला पोषण बजट तैयार किया गया किसके द्वारा? तो उड़ीसा के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में वैसा कौन ऐसा राज्य है जो पहली बार जल बजट पेश किया, तो केरल। ये जानकारी आपको हमने दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, इसका जो आयोजन शुरू हुआ है ये बेलग्रेड सर्बिया में शुरू हुआ है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है ये सर्बिया के बेलग्रेड में किया जा रहा है, और आयोजन तिथि की बात करें तो 16 से 24 सितंबर 2023। अच्छा, यहाँ से संबंधित कुछ बातें अगर निकलकर सामने आती है भारत के दृष्टिकोण से, तो हम आगे वो आपको जरूर बताएंगे। हालांकि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इस प्रतियोगिता की बात करें तो यह प्रतियोगिता जो यहाँ पर हमने चर्चा किया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की, तो अगले साल पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का ये पहला कुश्ती क्वालिफायर, ये इसे इस रूप में देखा जा रहा है। और इसकी अगर हम बात करें शुभंकर की, पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर की बात करें तो ओलंपिक फ्रिज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका शुभंकर है। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दो कि जो रिसेंटली कुछ प्रतियोगिता आयोजित हुए हैं, कुछ आयोजित होना है, इसको लेकर जो शुभंकर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमने कई बार देखा है यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये स्वाभाविक है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए जो चैंपियनशिप है उसके यहाँ पर शुभंकर को हमने सूचीबद्ध किया। तो इसमें एक है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई, जो कि अभी हाल ही में चेन्नई में आयोजित हुआ, तो इसका जो शुभंकर था ये था बॉम्बमैन, ये आयोजित हो चुका है। दूसरा यूरोपीय चैंपियनशिप जिसे कि यूरो 24 भी कहा जा रहा है, तो टेडी बियर। 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित होना है, इसका जो शुभंकर है ये है मोगा। मोगा को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर जारी किया गया जिसका नाम है मोगा। हालांकि 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो गुजरात के 6 शहरों में ये 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ है। अगला है 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि ब्रिटेन बर्मिंघम में आयोजित हुआ, इसका जो शुभंकर था ये था पैरी द बुल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो कि राजस्थान से संबंधित है, इसका शुभंकर शेरू। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि थाईलैंड में आयोजित हुआ, लॉर्ड हनुमान इसका शुभंकर। और वहीं पर पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर जो हमने अभी जानकारी आपको दिया, ओलंपिक फ्रिज। तो ये सारी बातें यहां से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर मार लीजिए। चलिए, अगला होगा 9वां प्रश्न। हाल ही में कौन सी एयरलाइंस कंपनी भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदार और आधिकारिक एयरलाइन बनी? 1 साल के लिए समझौता हुआ है, तो राइट आंसर है इंडिगो। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदार और आधिकारिक एयरलाइंस बना है, और इसके लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ 1 साल की साझेदारी हुई, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इंडिगो के मध्य 1 साल की साझेदारी हुई है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है जो कि हवाई जहाज से या फिर हवाई अड्डा या फिर एयरलाइन से ही संबंधित है।
जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है कि हाल ही में एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों पर मेहमानों के व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए या फिर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, हाल ही का ये करंट अफेयर्स का न्यूज था। यहाँ पर एयरलाइंस की चर्चा भी, तो हमने इसी में इसको भी शामिल कर दिया। तो आपको ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट अभिनंदन की जो शुरुआत है अभी हाल ही में एयर इंडिया के द्वारा किया गया। अच्छा, यहाँ पर 16 हवाई अड्डों की जो हमने चर्चा किया, ये कौन कौन से हवाई अड्डे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, कालीकट, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, वाराणसी और विशाखापत्तनम, कुल 16 कह सकते हैं ये हवाई अड्डे हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुके हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 16 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। देखिए, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को जो मनाया जाता है ये मलेशिया दिवस, ओजोन दिवस और पापुआ न्यूगिनी दिवस, ये यहां से ध्यान रखिए। यानी कि उपयुक्त में से सभी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है, तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अच्छा, यहां पर हमने एक्सप्लेनेशन में चर्चा किया है ओजोन दिवस के बारे में। तो 19 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। ये किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 19 दिसंबर 1994 को एक घोषणा हुई थी। एक्चुअली में यहाँ पर 94 64 नहीं है, तो 94 में घोषणा हुई थी कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, ओजोन दिवस 2023 के हम थीम की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, यानी कि ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, इसका 2023 का ये निर्धारित थीम था। अच्छा, इसके अतिरिक्त 2022 का जो निर्धारित थीम था उसको लेकर भी हमने आपको जानकारी दिया था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ओजोन के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, ये हमारी पृथ्वी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सूरज है, सौरमंडल का जिसे मुखिया कहा जाता है। तो सूर्य की तरफ से आने वाली पाराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है ये ओजोन लेयर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ओजोन लेयर है। और ये सूर्य की तरफ से आने वाली पाराबैंगनी किरणों को पृथ्वी को बचाती है। यहाँ पर ये होता है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, इससे चर्म रोग का खतरा ज्यादा होता है, पृथ्वी पे भयानक गर्मी पड़ सकती है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत कारगर साबित होता है अगर पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखें। चलिए अगला होगा 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 15 सितंबर 2023, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना तथा दुनिया में लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और इसे कायम रखना है, इसका एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस या फिर लोकतंत्र दिवस भी इसे कहा जाता है, तो 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। अच्छा, 2023 में इसका थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 की जो थीम है या फिर जो विषय है, ये है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। ये इसका 2023 का निर्धारित थीम है। अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा रजनीश कुमार, जो कि आपको ध्यान रखना है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय स्टेट बैंक के ये पूर्व चेयरमैन थे और इन्हीं के बारे में हम लिखा गया कि 14 सितंबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड इंडिया का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो भी छात्र रेगुलर वे में बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की तलाश में है, तो सुनियोजित तरीके से बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिल रही है। ये जो कोर्स है, जो आप यहाँ पे बैनर देख रहे हैं एप्लीकेशन पे, इस कोर्स के अंतर्गत करंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल जो सफिशियंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, वो हम आपको रेगुलर इसमें देते हैं। आप चाहें तो इस कोर्स को एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही आपको मिलेंगे और ये डेली अपडेट यहाँ पर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, डेली, मंथली और ईयरली इसमें आपको मटेरियल मिलेंगे। अच्छा, एक अहम जानकारी यह भी है कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनवरी से अगस्त 2023 तक का वन लाइनर करंट अफेयर्स जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स चैनल पर अपलोड हुआ है, ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वीडियो, आप इसे जरूर जाकर देख लीजिए। एक प्रकार से आपका रिवीजन होगा और ये आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो वन लाइनर फॉर्मेट में हमने प्रश्नों को शामिल किया है, जिस प्रश्न में आप फंसेंगे तो मंथली करंट अफेयर्स वाला जो नोट्स आपके पास है उसमें इसका एक्सप्लेनेशन को देख के उसे जरूर क्लियर कर लीजिएगा। इस वीडियो से हम दावा करते हैं कि आपके एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न निश्चित तौर पर बनने वाले हैं।
अच्छा, इसका पीडीएफ फाइल भी हमने आपको उपलब्ध कराया है बीपीएससी मेकर ऐप पर। जो आपका कोर्स है, कोर्स में देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। हालांकि जो छात्र मेंबरशिप नहीं लिए हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से भी चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूली बच्चों में सीखने की क्षमता कितनी परसेंट, यानी कि कितनी फीसदी। कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम आपके लिए आपको चीजें देते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, आई होप कि आपको पसंद आता होगा। तो इस दिशा में आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, जो जानकारी यहाँ पर हमने दिया है, आप चाहे तो इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हजारों छात्र इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से, मतलब आकलन इसका कर सकते हैं। कुछ टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारा आपको मिल जाएगा और अनलिमिटेड बार आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।